हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस 8वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 8वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और हूबहू आपके एग्जाम के अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमें शामिल करेंगे। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 8वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए है कोलंबिया में, ऑप्शन बी है ब्राजील में, ऑप्शन सी है वियतनाम में और ऑप्शन डी है भारत में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है ब्राजील देश में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर पर सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 10 से यहां पर 125 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 10 से यहां पर 125 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 16 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए 10 से यहां पर 125 बनाया गया है कैसे। तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले इस 10 को क्या किया गया है, 2 से भाग किया गया है। तो 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 5। अब 5 से 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहां पर इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125। और ध्यान से देखिए 125 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 16 के अंदर और 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई इस 16 का क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 का भाग 16 में देंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 8। अब जिस प्रकार से यहां पर 5 का क्यूब करके यहां पर 125 लाया गया है सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 8 का क्यूब कर देंगे। तो मेरे भाई 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। अब हमें देखना है कि संख्या 512 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 512 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और हम हर एक टॉपिक से क्या करेंगे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ताकि आपको एक क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर है बेंगलुरु। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक घड़ी में समय 4:19 हो रहा है, बताइए दर्पण में देखने पर इस समय कितना समय दिखाई देगा, अर्थात इस समय दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो समय आपको दिया गया है इस समय को आपको घटा देना है 11:60 में से। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए समय हमें क्या दिया गया है 4:19 है। तो मेरे भाई 11:60 में से हम घटा देंगे 4:19 को। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए 60 में से 19 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 41 है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 11 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 7। यानी कि किसी घड़ी में समय 4:19 हो रहा है तो उसमें दर्पण में देखेंगे तो मेरे भाई दर्पण में समय दिखाई देगा 7:41। अब हमें देखना है कि 7:41 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 7:41 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य में,
और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि छठा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम के अंदर देखते ही क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आपको इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने की ट्रिक याद है। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप तभी एग्जाम में सोल्व कर पाओगे जब आपको लगभग 1 से 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब याद होंगे। तो और ये प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए जब भी आपको बड़ी संख्या दिखाई दे तो सबसे पहले उसके अंदर आपको लॉजिक लगाना है स्क्वायर वाला। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर है 121। 121 क्या है? तो मेरे भाई 121 है 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए आगे क्या है 169 है। 169 क्या है? तो मेरे भाई 169 है 13 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए आगे क्या है 289। 289 क्या है? तो मेरे भाई 289 है 17 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार से कंटिन्यू देखिए आगे है 361 है। 361 क्या है? तो मेरे भाई 361 है 19 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहां पर क्या है 529 है। 529 क्या है? तो मेरे भाई 529 है 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले क्या हुआ 11 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ 13 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ 17 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ 19 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ 23 का स्क्वायर। यानी कि सभी का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के भी स्थान पर क्या आएगा किसी न किसी संख्या का स्क्वायर आएगा। तो यहां पर देखिए 23 से अगली संख्या में ज्ञात करनी है कैसे। तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले 11 से कितना बन रहा है 13। तो 11 से 13 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दे +2 कर दें तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 17। 13 से 17 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दे +4 कर दें तो 13 और 4 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 19 है। तो 17 से 19 बनेगा कैसे? तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दे +2 कर दें तो 17 और 2 मिलकर बन जाएगा 19। इसी प्रकार से आगे देखिए 19 से कितना बन रहा है 23 है। 19 से 23 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 19 के अंदर क्या कर दे +4 कर दें तो 19 और 4 मिलकर बन जाएगा 23। अब हमें क्या करना है इसी प्रकार से 23 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए जो नीचे ये वाली संख्या ये है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई यहां पर नीचे देखिए संख्या आई है +2 उसके बाद में +4 उसके बाद में +2 उसके बाद में +4। यानी कि यहां पर सीरीज चल रहा है कैसे +2 +4 +2 +4। अब आगे क्या हो जाएगा +2। तो मेरे भाई 23 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 23 के अंदर कर देंगे +2। तो यहां पर देखिए 23 और 2 मिलकर हो जाएगा 25। अब इस लाइन के अंदर देखिए सभी का स्क्वायर हो रहा है तो यहां पर हम क्या कर देंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 25 का स्क्वायर होता है 625। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 625। अब हमें देखना है कि 625 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है 625 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद
करता हूं कि यह छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए मेरे भाई, इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। और देखिए, आपके एग्जाम के अंदर हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आसान तरीके के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और उन सभी क्वेश्चनों को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए है ओडिशा में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार लॉजिक है, और यदि ये लॉजिक या ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए ट्रिक है क्या, जब भी आपको सीरीज के अंदर डबल प्रश्न चिन्ह देखने को मिल जाए तो समझना इस टाइप के सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है, तो वो देखिए हमें ट्रिक पता है क्या, कि जब भी हमें सीरीज के अंदर डबल प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो इस टाइप के सीरीज को हमें हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले संख्या है 46 है, 46 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो संख्या है 47 है। तो 46 से 47 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 46 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 46 और 1 मिलकर बन जाएगा 47 है। फिर देखिए 47 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, आगे कितना है 49 है। 47 से 49 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 47 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 47 और 2 मिलकर बन जाएगा 49 है। अब इसी प्रकार से देखिए 49 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, आगे क्या है प्रश्न चिन्ह है। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई ध्यान से, यहां पर देखिए सबसे पहले 46 से 47 कैसे बना, तो 46 के अंदर हमने +1 कर दिया तो यहां पर बन गया 47 है। फिर देखिए 47 से कितना बन रहा है 49 है। 47 से 49 कैसे बना, 47 में +2 किया तो बन गया 49 है। अब 49 हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए संख्या चल रही है कंटिन्यू, यानी कि पहले +1 उसके बाद में +2। अब यहां पर आगे क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा +3। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 49 के अंदर कर देंगे +3, तो 49 और 3 मिलकर बन जाएगा 52, यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 52। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे, कैसे, वही सेम एक संख्या छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर है। यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए संख्या है 50, 50 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 55 है। 50 से 55 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 50 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 50 और 5 मिलकर बन जाएगा 55 है। फिर देखिए 55 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है 60 है। 55 से 60 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 55 और 5 मिलकर बन जाएगा 60 है। अब इसी प्रकार से 60 से एक संख्या छोड़कर चलेंगे तो आगे चलेंगे, यानी कि अगली
अगली संख्या देखेंगे तो मेरे भाई 60 से अगली संख्या के स्थान पर क्या है, प्रश्न चिन्ह। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए 50 से 55 बना कैसे, +5 करने से। फिर देखिए 55 से 60 बना कैसे, +5 करने से। अब 60 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर सीरीज चल रहा है कैसे, +5 +5। अब मेरे भाई आगे भी क्या हो जाएगा, 60 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहां पर भी कर देंगे +5, यानी कि 60 के अंदर +5 कर देंगे तो इस दूसरे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी। तो 60 और 5 मिलकर बन जाएगा कितना, तो मेरे भाई 60 और 5 मिलकर बन जाएगा 65। यानी कि अब हमें देखना है कि 52 और 65 किसी ऑप्शन में हमें दिया गया है, तो हाँ सर 52 और 65 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है केरल में, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इस क्लास के अंदर आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के साथ में जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो साइकिल द्वारा 2.5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। मेरे भाई ये 10वां प्रश्न भी आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। यदि आपको पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके लिए हम आपको देते हैं 30 सेकंड का समय। ठीक है, 30 सेकंड के समय में आपको इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्लास को रोककर इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस टाइप के प्रश्न को आपको करना क्या है। सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो साइकिल द्वारा 2.5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि यहां पर आपसे पूछ रहा है कि साइकिल 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहां पर दूरी पूछी गई है तो दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो मेरे भाई दूरी का सूत्र होता है क्या, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर है चाल गुणा में समय। अब यहां पर हमें क्या करना है, दूरी निकालनी है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, दूरी हमें ज्ञात करनी है तो यहां पर हम लिख देंगे दूरी। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहां पर क्या है, चाल। तो मेरे भाई साइकिल की चाल क्या दी गई है, तो साइकिल की चाल हमें दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल हो जाएगा कितना 12। उसके बाद में समय कितना दिया गया है, समय हमें यहां पर दिया गया है 2.5 घंटे। तो 12 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, 2.5 के साथ में। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे भाई 12 का गुणा 2.5 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 30। अब दूरी दी गई है किलोमीटर के अंदर तो यहां पर हम कर देंगे किलोमीटर। यानी कि एक साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो साइकिल द्वारा 2.5 घंटे में तय की गई दूरी होगी
30 किलोमीटर है। अब हमें देखना है कि 30 किलोमीटर किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 30 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 30 आया था, समझना उनका सिलेक्शन पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का PDF सेट तैयार किया है। यदि आप वो PDF सेट लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके यानी कि उस PDF सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में क्या होगा, आपको मतलब तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है, 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार है, ऑप्शन बी है चार मीनार है, ऑप्शन सी है विजय स्तंभ और ऑप्शन डी है लौह स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? मेरे भाई ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न नेवी MR के अंदर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किया था वैज्ञानिक JL बेयर्ड ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1905 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1919 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1925 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1935 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में शुरू हुआ था। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन बी है नाना साहेब ने, ऑप्शन सी है तात्या टोपे ने और ऑप्शन डी है झांसी की रानी ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी है अमेरिका में, ऑप्शन सी है इंग्लैंड में और ऑप्शन डी है जापान में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी को, ऑप्शन बी है 5 जून को, ऑप्शन सी है 11 जुलाई को और ऑप्शन डी है 15 अगस्त को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रोलैक्ट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए विकिरण प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी है संलयन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी है विघटन प्रक्रिया द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सूर्य की ऊर्जा संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।